वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक तापड़िया और यह है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, हम एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे क्लास 11th के लिए। तो क्लास 11th के सिलेबस से उसको कंटिन्यू करते हुए अब बारी है चैप्टर नंबर 13 की, यानी चैप्टर 12 तक ये सारे वीडियो, बुक 1 प्लस बुक 2 मिलाकर चैप्टर 12 तक ये सारे वीडियो इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं पीछे जाकर। और अब बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 13 यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ऑब्वियसली फिजिक्स में बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री में भी आप इस आर्टिकल को पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो आज के लेक्चर में मैं लूंगा एक तो इंट्रोडक्शन 13.1 एंड 13.2 मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अपनी एनसीईआरटी पार्ट 2 ओपन कर सकते हैं बच्चों। तो एनसीईआरटी पार्ट 2 में ये चैप्टर नंबर 13 है, एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज। बाकी सब आप जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं आज के लेक्चर में, बाकी फिर कंटिन्यू करेंगे। तो बॉयल साइंटिस्ट का नाम सभी ने सुना हुआ है, न्यूटन एंड सेवरल अदर्स tried to explain the behavior of gases by considering that gases are made up of tiny atomic particles। इन सभी ने इस बात को मानते हुए कि सभी गैसेस किससे बनी हैं, टाइनी एटॉमिक पार्टिकल्स इनसे बनी है, ऐसा मानते हुए समझने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की। काइनेटिक थ्योरी जो है, जैसा कि नाम है, काइनेटिक थ्योरी क्या समझाती है? बिहेवियर ऑफ गैसेस बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द गैस कंसिस्ट ऑफ रैपिडली मूविंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो तेजी से चलने वाले एटम्स और मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं, गैस इनसे बनी होती है, ऐसा मानते हुए इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं काइनेटिक थ्योरी में। दिस इज पॉसिबल एज द इंटर एटॉमिक फोर्सेस। ये कैसे संभव है? इंटर एटॉमिक फोर्सेस विच आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। शॉर्ट रेंज फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स, ये कौन से फोर्स होते हैं? एटम एटम के बीच लगते हैं। अच्छा, इंटर मॉलिक्यूलर भी होते हैं, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। शॉर्ट रेंज का मतलब ये 10⁻⁻10 मीटर की डिस्टेंस पर इफेक्टिव होते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? इंटर एटॉमिक फोर्सेस विच आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर सॉलिड्स। सॉलिड्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही जिम्मेदार है सॉलिड के शेप, वॉल्यूम और जो भी सॉलिड का जो नेचर है उसके लिए, कि वो सॉलिड क्यों है। एंड लिक्विड्स, लिक्विड क्यों है, उनके बीच दूरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। कैन बी नेग्लेक्टेड फॉर गैसेस। तो इन इंटर एटॉमिक फोर्सेस को हम गैसेस के लिए नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तभी वो गैसियस बिहेवियर सामने आएगा। नहीं तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस इनको बांध के रखते हैं एटम्स को, पर ये शॉर्ट रेंज फोर्स है ना। ये क्वेश्चन बन गया बच्चों, 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन गया, कंपटीशन का क्वेश्चन बन गया कि गैसेस में इंटर एटॉमिक फोर्सेस प्रभावी क्यों नहीं होते। व्हाई दीज फोर्सेस आर नॉट इफेक्टिव। ये हमें पता है इफेक्टिव नहीं है, तभी तो गैस है। तो प्रभावी क्यों नहीं होते? क्योंकि एटम्स के बीच की दूरी 10⁻⁻10 मीटर से ज्यादा हो जाती है और ये फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है। अब यहां दोनों बातें लिंक हो गई। तो प्रभावी क्यों नहीं होते? क्योंकि दूरी ज्यादा होती है। और दूरी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि ये इंटर एटॉमिक फोर्सेस उसको बांध नहीं पाते। दोनों बातें लिंक्ड हैं। अब इसके जड़ में हमको जाना है, रूट में, और समझना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। द काइनेटिक थ्योरी वाज डेवलप्ड इन द 19th सेंचुरी बाय मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एंड अदर्स। तो देखिए आप कितने साइंटिस्ट के नाम आ गए। बॉयल का, न्यूटन का नाम आया, सेवरल अदर्स वहां पे बोला, उसके बाद नाम आ गया मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, इनके नाम आ गए। तो इन सबका कंट्रीब्यूशन है। नाम तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, जस्ट हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी, तो हिस्ट्री भी हमको पता होनी चाहिए। तो ये सब इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है कि 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में ये डेवलप हुआ। इट गिव्स ए मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो हमें मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन किसका किसका मिल रहा है? प्रेशर का और टेम्परेचर का ऑफ ए गैस, एंड इज कंसिस्टेंट विद गैस लॉज एंड एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। अब देखो, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस भी यहाँ पे आ गया।
तो केटीजी गैस लॉस को भी फॉलो करेगी, उसके साथ कंसिस्टेंट है, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी इज लिंक्ड विद गैस लॉस एज वेल एज एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। अब एवोगैड्रो हाइपोथेसिस माइंड में सबके क्लियर होना चाहिए कि एक मोल सब्सटेंस अगर आप ले रहे हो तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, मोल्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं 6.023 × 10⁻23। दिस इज एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। और मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर के साथ लिंक करेंगे इसको कि मॉलिक्यूल का क्या होगा जब हम प्रेशर चेंज करेंगे या जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, तो मॉलिक्यूल्स का क्या होने वाला है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इट करेक्टली एक्सप्लेन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज जो हम थर्मल फिजिक्स में पढ़ के आए हैं ऑफ मैनी गैसेस। तो केटीजी में हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को और अच्छे से समझेंगे। इट आल्सो रिलेट्स मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैसेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिनको नापा जा सकता है, सच एज विस्कोसिटी। तो गैस की विस्कोसिटी के बारे में सोच के देखिए। लिक्विड की विस्कोसिटी आप जानते हैं, आपके हाथ में मोबिल ऑयल लग जाता है, नहीं गियर ऑयल लग जाता है, आप चिपचिपापन देखिए उसका, या जो आंवले का तेल है आप आजकल नहीं लगाना चाहते हैं, मान लीजिए आंवले का तेल जो है थोड़ा गाढ़ा होता है, या सरसों का तेल गाढ़ा होता है, विस्कोसिटी को आप समझेंगे। कंडक्शन एंड डिफ्यूजन विद मॉलिक्यूलर, अभी विस्कोसिटी तो लिक्विड की थी जो मैं सरसों का तेल, अभी गैस की विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं। तो इसको अगर आप चाहेंगे तो डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सुबह सुबह घूमने निकल जाइए, ठीक है। अब आप अपने घर से निकले जहां पेड़ों का घनत्व, घनापन कम है, पेड़ कम है, जैसे जैसे आप गार्डन की तरफ जा रहे हैं पेड़ों का घनापन बढ़ रहा है, पेड़ों की संख्या बढ़ रही है। जस्ट फील द ऑक्सीजन लेवल, आपको महसूस होगा जब आप पेड़ों के जितना नजदीक जाएंगे, यू विल फील मोर फ्रेशनेस। आजकल क्या है, फीलिंग कम हो गई है, ये महसूस करने की जो ताकत है लोगों की कम हो गई है, उसको वापस आपको प्रैक्टिस करके बढ़ाना है, एक स्किल है। होता क्या है बच्चों, कुछ चीज़ें जैसे मैंने अपने जो सदगुरु जग्गी वासुदेव हैं उनके लेक्चर्स में सुना पड़ा कि जब हम ये लहसुन प्याज, ये बोलते हैं नेगेटिव प्राणिक, पॉजिटिव प्राणिक भी होती हैं, जीरो प्राणिक भी होती है, नेगेटिव प्राणिक चीज़ें भी होती हैं। तो नेगेटिव प्राणिक चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो हमारी ये सेंस करने की एबिलिटीज कम हो जाती है। तो इसको एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे उसका घनापन है ना, विस्कोसिटी, कंडक्शन एंड डिफ्यूजन, किसकी, गैस की बात कर रहे हैं, गैस के थ्रू कंडक्शन, डिफ्यूजन। सेंट की शीशी खोली आपने, डाल्टन का लॉ नहीं था, किसका था, डिफ्यूजन लॉ किसका था, मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा है, तो डाल्टन का था शायद। तो डिफ्यूजन लॉ जो था कि कहीं पे आपने सेंट की शीशी खोली और खुशबू फैल जाएगी, वो सब हम पढ़ने वाले हैं इसमें। डिफ्यूजन विद मॉलिक्यूलर पैरामीटर्स यील्डिंग एस्टिमेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर साइजेस एंड मासेस, वो भी निकालना है, एस्टिमेट ऑफ मॉलिक्यूलर साइजेस एंड मासेस, सब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम पढ़ने वाले हैं। ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था। इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सारी चीजें आ गई जो हम पढ़ने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर। मैटर के मॉलिक्यूलर नेचर को हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 13.2 में। तो एक और साइंटिस्ट का नाम आ गया बच्चों, आपने जरूर सुना होगा, फेनमैन। सो रिचर्ड फेनमैन, वन ऑफ द ग्रेट फिजिसिस्ट, इनके लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, फेनमैन लेक्चर्स के नाम से, जो उन्होंने दिए थे उस समय की रिकॉर्डिंग्स ब्लैक एंड व्हाइट में अवेलेबल है। ऑफ 20th century considers the discovery that matter is made up of atoms, है ना। तो ये आपको बता दिया गया था, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, टू बी वेरी सिग्निफिकेंट वन। ये जो डिस्कवरी थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ह्यूमैनिटी में सफर एनिलेशन, इस वर्ड से आप फैमिलियर होते हैं 12th क्लास में फिर से। तो अभी एनिलेशन का मीनिंग डिक्शनरी में देखेंगे, अपने अस्तित्व को खत्म कर देना, समाप्त कर देना। ह्यूमैनिटी में सफर एनिलेशन ड्यू टू न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफ, मीनिंग देख लेना बच्चों इसको, यानी ये हमारे पृथ्वी पे से मानवता का अस्तित्व समाप्त हो जाता या हो सकता है ड्यू टू न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफ, अगर न्यूक्लियर वॉर हो गया। और एक्सटेंशन ड्यू टू एनवायरमेंटल डिजास्टर्स, पॉल्यूशन का लेवल इतना बढ़ता जाए कि सर्वाइव नहीं कर पाए। एनवायरमेंटल डिजास्टर इफ वी डू नॉट एक्ट वाइजली। तो
आप जो पढ़ते हैं जनरल साइंस में या एनवायरमेंटल साइंस में जो आपने पढ़ा, एनवायरमेंटल ईवीएस करके किताब आपकी चलती थी, तो उसी का रिपीटिशन है और इसकी अवेयरनेस बहुत बहुत जरूरी है। इफ दैट हैपन्स, अगर ऐसा हुआ, एंड ऑल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज वर टू, ये कहना है उन साइंटिस्ट का कि यदि कोई भी मिस हैपनिंग होती है इस तरह की मानवता का विनाश हो जाए, तो सबसे ज्यादा जरूरी जो जानकारी बचनी चाहिए वो कौन सी है, उसके बारे में बता रहे हैं। सभी साइंटिफिक नॉलेज अगर डिस्ट्रॉयड हो जाए तो फेनमैन वुड लाइक, फेनमैन ये चाहते हैं कि एटॉमिक हाइपोथेसिस ये बची रह जाए, टू बी कम्युनिकेटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिएचर्स इन द यूनिवर्स। यानी इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है एटॉमिक हाइपोथेसिस की, उससे वापस सब कुछ रिक्रिएट हो पाएगा। आप समझ गए होंगे मेरी बात। यानी किसको बचा लेना है, एटॉमिक हाइपोथेसिस को आगे हमें ट्रांसफर करना है। जैसे बोलते हैं ना, मरते मरते वो कान में जो बात कह जाते, तो मरते मरते भी एटॉमिक हाइपोथेसिस हमें नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करना है, बाकी थ्योरीज अपने आप डेवलप हो जाएंगी। इतना ऐसा मानना है रिचर्ड फेनमैन का। एटॉमिक हाइपोथेसिस होती क्या है? ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ एटम्स। छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, परमाणु से बनी लिटिल पार्टिकल्स दैट मूव अराउंड इन परपेचुअल मोशन, ठीक है, जो परपेचुअल मोशन करते हैं, अट्रैक्टिंग ईच अदर व्हेन दे आर ए लिटिल डिस्टेंस अपार्ट, जब थोड़ी दूर पे होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट रिपेलिंग, ये समझना है आपको, अपॉन बीइंग स्क्वीज्ड इनटू वन अनदर, ज्यादा पास ले आए, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ज्यादा पास ले आए तो फिर ये रिपेल भी करते हैं। दूर रहते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, और दूरी कम हो जाने पर, इसको हम ग्राफ से समझेंगे बच्चों, 12th क्लास में भी वो ग्राफ आएगा, 11th में भी। एंड ये साइंटिस्ट का नाम है, कनाडा इन इंडिया, एंड डेमोक्रिटसन, मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, आप प्रोनाउंसिएशन देख लेना, डेमोक्रिटिसन, जो भी हम बोलेंगे। ग्रीस के ये जो दो साइंटिस्ट हैं, हैड सजेस्टेड दैट मैटर में, ये आपको नाम याद नहीं रखना है ना, कंफ्यूज, मतलब इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, में कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल कंस्टिट्यूएंट्स, ऐसा उन्होंने कह दिया था। द साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरीज यूजुअली क्रेडिटेड टू जॉन डाल्टन, डाल्टन के नाम पे जाती है इसको क्रेडिट। He proposed the atomic theory to explain the laws of definite and multiple proportion, ये सब केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, law of definite and multiple proportion obeyed by elements when they combine into compounds, ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है बच्चों। So just सुनना है आपको भी, ये रीड करना है। The first law says that any given compound has a fixed proportion by mass of its constituents, है ना, ये जानते हैं आप, just repetition है। The first law says, इसके बाद हम बात करें, the second law says that when two elements form more than one compound, जब भी दो एलिमेंट्स मिलकर दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, और ए फिक्स्ड मास, एक से ज्यादा बना रहे हैं, फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट, द मासेस ऑफ द अदर एलिमेंट्स आर इन रेशियो ऑफ स्मॉल इंटीजर्स। अब इसको आप रिलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो 12th में आप पढ़ेंगे, Q इक्वल टू एनी, क्वांटाइजेशन से इसको आप लिंक कर सकते हैं, रेशियो ऑफ स्मॉल इंटीजर, इंटीजर के फॉर्म में होगा, पार्ट में नहीं हो सकता, है? क्यों नहीं हो सकता, जरा सोचें इसके बारे में। टू एक्सप्लेन द लॉज, डाल्टन सजेस्टेड, अबाउट 200, डाल्टन ने क्या सजेस्ट किया 200 साल पहले, दैट द स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एलिमेंट आर एटम्स, सेम थिंग, और भारत में तो पहले बता दी गई थी बात, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, ये थ्योरी चालू हो गई बच्चों, बट डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर एलिमेंट्स, एक ही तत्व के सभी परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं, परंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। रबर के परमाणु लोहे के परमाणु से भिन्न होंगे। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर आइडेंटिकल बट डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर एलिमेंट्स, ये बेसिक है। स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, सेम एलिमेंट के कुछ एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी मॉलिक्यूल जो है, जिसको बोलते हैं अणु, परमाणु से बड़ा है, मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, गेल-लुसेक्स लॉ यहाँ पे आ गया। तो एक और साइंटिस्ट का नाम आ गया बच्चों, गेल-लुसेक, तो सारे साइंटिस्ट के नाम यहाँ पे आ गए। आल्सो गिवन इन अर्ली 19th सेंचुरी, उसने जो गेल-लुसेक ने जो लॉ दिया वो क्या कहता है, व्हेन गैसेस कंबाइन, जब भी गैसेस मिलेंगी, केमिकली मिलेंगी, टू यील्ड अनदर गैस, नई गैस बनाने के लिए, देन देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियोज ऑफ स्मॉल इंटीजर्स। ये सब हम लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले, तो उनके जो वॉल्यूम्स हैं स्मॉल इंटीजर्स के रेशियो में होंगे, उनका जो वॉल्यूम्स का जो रेशियो होगा वो स्मॉल इंटीजर के फॉर्म में होगा। एवोगाड्रो लॉ और हाइपोथेसिस सेज इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहेंगे, वही जो 22.4 लीटर वाला कंसेप्ट है। Avogadro's law when combined with Dalton's theory explains Gay-Lussac's law। सब एक दूसरे की पुष्टि कर रहे हैं। Since the elements are often in the form of molecules, Dalton's atomic theory can also be referred to as the molecular theory of matter। Atomic theory of matter से हम अपग्रेड होके कहाँ चले गए? Molecular theory of matter। तो बच्चों ये बात थी पूरी इस थ्योरी की। We now know that molecules जो कि किससे बने हैं? one or more atoms, उससे बना है मैटर, द्रव्य हिंदी में कहते हैं। तो द्रव्य पदार्थ किससे बना है? अणुओं से, और अणु किससे बने? परमाणुओं से। ये मैंने आपको हिंदी में समझाया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और टनलिंग माइक्रोस्कोप से अगर हम स्कैन करें किसको? इनको, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, एनेबल अस टू इवन सी देम, उनको देखा जा सकता है। द साइज ऑफ एन एटम इज अबाउट एन एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का है। सॉलिड्स में जो कि टाइटली पैक्ड होते हैं, एटम्स के बीच की जो जगह होती है, ये दूरी आपको याद रखनी है बच्चों, एंगस्ट्रॉम यूनिट के ऑर्डर की होती है, 2 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। ये फिर से यूज करेंगे आगे। इन लिक्विड्स द सेपरेशन बिटवीन एटम्स इज आल्सो अबाउट द सेम, लगभग इतना होता है। इन लिक्विड्स द एटम्स आर नॉट एज रिजिडली फिक्स्ड, रिजिडली फिक्स नहीं होते, अपनी जगह से हिल सकते हैं, जितने की सॉलिड में फिक्स होते हैं वैसा नहीं, वो बह भी सकते हैं एंड कैन मूव अराउंड, तभी वो लिक्विड है। दिस एनेबल्स ए लिक्विड टू फ्लो। गैसेस में क्या है? द इंटरएटॉमिक डिस्टेंसेस आर इन टेंस ऑफ एंगस्ट्रॉम्स, यानी 10⁻⁹ हो गई, तो फोर्स वीक हो जाएगा। द एवरेज डिस्टेंस ए मॉलिक्यूल कैन ट्रैवल विदाउट कोलाइडिंग इज कॉल्ड द मीन फ्री पाथ। बच्चों ये डेफिनेशन पूछी जाती है, कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं। मीन फ्री पाथ किसको कहते हैं? वो एवरेज डिस्टेंस जो मॉलिक्यूल ट्रैवल कर सकता है बिना टकराए, उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ आपको तैयार करना है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। यानी अभी तक के डिस्कशन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, जो समझना है वो तो पूरा था, जो याद रखना था मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ इन गैसेस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। ये डेटा, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएगा या डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। थाउजेंड्स ऑफ एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻³ into 10⁻⁻10, दैट इज 10⁻⁷। समझ गए? लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर का है बच्चों। The atoms are much freer, ज्यादा फ्री होते हैं गैसेस, and can travel long distances without colliding, बिना टकराए लंबी दूरी तय कर सकते हैं गैसेस में, if they are not enclosed, किसी कंटेनर में बंद ना हो, तो डिस्पर्स हो जाते हैं। तो चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर नहीं है, क्यों नहीं चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर? गैस कोई बनती भी है तो डिस्पर्स हो जाती है, क्योंकि वहां पर आगे पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, या पढ़ लिया हमने, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ लिया फर्स्ट बुक के एंड में। तो वहां पर जो एस्केप वेलोसिटी है या एस्केप स्पीड है वो कम है चंद्रमा पर। पृथ्वी पर है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, वहाँ चंद्रमा पर है 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। जो गैसेस फॉर्म होती है उनके मॉलिक्यूल की आरएमएस वेलोसिटी जो हम पढ़ेंगे वो वहाँ 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, तो वो गैसेस एस्केप कर जाती है। इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स द क्लोजनेस मेक्स द इंटरएटॉमिक फोर्स इंपॉर्टेंट। द फोर्स हैज ए लॉन्ग रेंज अट्रैक्शन एंड ए शॉर्ट रेंज रिपल्शन, जैसा हमने डिस्कस किया था। The atoms attract when they are at a few angstroms but repel when they are closer. The static appearance of a gas is misleading, यानी गैस कभी स्थिर रहेगी? Not possible. The gas is full of activity, हमेशा गैस में एक्टिविटी चलती रहेगी। And the equilibrium is a dynamic one. तो गैस के equilibrium जब भी बात करेंगे गैस equilibrium में, तो कैसा equilibrium होगा बच्चों? स्टैटिक नहीं हो सकता, it will be always dynamic equilibrium. In dynamic equilibrium, molecules collide and change their speeds, टकराएंगे, अपनी स्पीड बदलेंगे during the collision, तो वो हमें समझना है, collision को भी पढ़ेंगे। Only the average properties are constant, वो constant रहेंगी जो average properties है। We now know that atoms are not indivisible or elementary। अब हमको पता चल चुका है atom are further divisible। छोटी क्लास में आपको पढ़ाया गया था पृथ्वी गोल है, थोड़े और बड़े हुए बोले पृथ्वी संतरे की तरह गोल है, यानी पोल्स पे से दबी हुई है, इट इज फ्लैटन फ्रॉम द पोल्स। 21 किलोमीटर का डिफरेंस है रेडियस में, पोलर रेडियस और इक्वेटोरियल रेडियस। सिमिलरली छोटी क्लास में आपको पढ़ाया गया परमाणु अविभाज्य कण है, यानी एटम इज एन इंडिविजिबल एंटिटी। अब पढ़ा रहे नहीं, डिविजिबल है। दे कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। द न्यूक्लियस इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर अगेन मेड अप ऑफ क्वार्क्स। क्वार्क्स तक की थ्योरी ये आ गई है, क्वार्क्स पे क्वेश्चन आएगा क्लास 12। नाम याद रखना है आपको बच्चों, क्वार्ट्स जो इंट्रोड्यूस हो गया क्लास 11th में यहाँ पर KTG में। तो न्यूक्लियस किससे बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके अंदर हैं, जिनको हम बोलते हैं कंबाइंडली न्यूक्लियन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को
और ये फिर से बने हुए हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क के, तीन तीन क्वार्क इनमें होते हैं जिनको हम बोलते हैं अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। डिटेल में पढ़ेंगे आगे बच्चों, अभी नाम याद रख लो। इवन क्वार्क्स में नॉट बी द एंड ऑफ द स्टोरी, यानी फर्दर डिविजिबल होंगे, समझ में आ गया होगा आपके, जिनमें भी स्ट्रिंग लाइक एलिमेंट्री एंटिटीज, स्ट्रिंग थ्योरी। In this chapter, we shall limit ourselves to understanding the behavior of gases and a little bit of solids, उनके बारे में लिंक करते हुए, as a collection of moving molecules in incessant motion। इसका मीनिंग बच्चों डिक्शनरी में देख लो, सेंटेंस के हिसाब से तो निकल रहा है, पर एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो देख लो। So that's all for this lecture। हैप्पी लर्निंग बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम डिस्कस करेंगे बिहेवियर ऑफ गैसेस।